एंड ऑल द उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आज हम अगेन दो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। एक है फ्लूइड स्टैटिक्स एंड दूसरा है फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, तो फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स में कौन से इंस्टीट्यूट ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, तो ये न्यू चैप्टर है क्लास फर्स्ट ईयर में। अब इनको हम डिस्कस करते हैं। जो मेनली मैंने यहाँ पर वही इंस्टीट्यूट लिखे हैं जो ज़्यादातर डायरेक्टली इंस्टीट्यूट में आ जाते हैं, तो उनको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए, इसमें अगर क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि फ्लूइड एक रेस्ट इज स्टडीड इन। तो जब भी फ्लूइड रेस्ट में होता है तो हम किसमें स्टडी करते हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स में, है ना। और फ्लूइड डायनामिक्स में जब फ्लूइड मोशन में हो। ठीक है, जब भी फ्लूइड बिल्कुल काम होता है इस तरीके से तो हम उसे किसमें स्टडी करते हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स में। अगर फ्लूइड वेग की मोशन में से मूव करता है तो फिर हम उसको उसमें स्टडी करते हैं फ्लूइड डायनामिक्स में। तो सिंपल चीज़ है, फ्लूइड स्टैटिक्स यहाँ पर रेफरेंस होगा। उसके अलावा देखें फ्लूइड इन मोशन, अगर फ्लूइड मोशन में होता तो वो इसको हम डिस्कस करते हैं फिर फ्लूइड डायनेमिक्स में। तो ये सिंपल दो डेफिनेशन के हम उसके आगे देखते हैं। उसके बाद है कि प्रेशर इन अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन। जब भी लिक्विड की अगर हम बात करें, लेट्स सपोज ये लिक्विड है, ओके। जब भी लिक्विड की अगर हम प्रेशर की बात करते हैं, लिक्विड की अगर हम प्रेशर की बात करते हैं तो देखिए इसका जो अंदर प्रेशर होता है ये डिपेंड करता है डेप्थ ऑफ द लिक्विड पे। जितनी ज्यादा डेप्थ होती है उतना ज्यादा प्रेशर होता है, मतलब डेप्थ के साथ। ठीक है, डेप्थ जो है, अगर डेप्थ ज्यादा होगी तो उस फ्लूइड में प्रेशर भी ज्यादा होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। अगर डेप्थ कम होगी तो प्रेशर भी कम होगा। ये एक इम्पोर्टेंट हम यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ते हैं जहाँ पर ये चीज हम डिस्कस करते हैं डेप्थ और प्रेशर के रिलेटेड। ओके, तो देखें डेप्थ और प्रेशर दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो प्रेशर इन लिक्विड डिपेंड्स ऑन डेप्थ ऑफ द लिक्विड। लिक्विड की डेप्थ पर डिपेंड करता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। एक होता है हाइड्रोलिक, होता है हाइड्रोस्टैटिक, है ना। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज गिवन बाय हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसका ये फॉर्मूला होता है रो पी इज इक्वल टू रो एम जी। इसकी याद होना चाहिए, रो जी एच। ये होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोस्टैटिक्स की हम बात करते हैं इसमें। अच्छा, उसके अलावा ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोस्टैटिक का फॉर्मूला कभी कभी होता है। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, रो जी एच। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 देखें, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल होता है, हमने पढ़ा है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ से हम इसका यूनिट निकालते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ से इसकी डायमेंशन सारी चीजें आपको बताइए। तो इसको मैं से लिख सकते हैं 1 पास्कल इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, डायमेंशन फार्मूला प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला तो ये होता है एम एल इनवर्स टी पावर माइनस टू। एम एल इनवर्स टी पावर माइनस टू, हम इसी से ही निकालते हैं फोर्स अपॉन फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो मतलब इसको हम इससे ही निकालते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन किसके बराबर होता है, एम एल टी पावर माइनस टू। और यहाँ पर एम स्क्वायर मीन्स एल स्क्वायर, तो यहाँ पर एल एल में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम एल इनवर्स टी पावर माइनस, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये डायमेंशन फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसके अलावा देखें पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट, पास्कल्स लॉ सिंपल एक लॉ होता है, इसकी एप्लीकेशन देखिए आप याद होनी चाहिए, हाइड्रोलिक प्रेस। ठीक है, तो पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर्स अप्लाइड टू द लिक्विड इज ट्रांसफर्ड इक्वली इन टू द डायरेक्शन। जब भी किसी भी लिक्विड के ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर लिक्विड, अगर किसी भी लिक्विड पर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, जब भी कोई हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो इन ऑल डायरेक्शन, इनके सारे डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। दैट सिंपली नोन एज पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ की स्टेटमेंट है। ठीक है, तो प्रेशर अप्लाइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली। तो प्रेशर जो भी अप्लाई होता है इक्वली ट्रांसमिट होता है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 8, हाइड्रोलिक प्रेस फर्स्ट हम। तो हाइड्रोलिक प्रेस जो है ये किसके टेस्ट पर वर्क करती है, अकॉर्डिंग टू पास्कल, पास्कल्स लॉ के ऊपर वर्क करती है। ठीक है, जब भी कोई हम आपने शायद देखी हो हाइड्रोलिक प्रेस मशीन वगैरह होती है, ठीक है, तो वहाँ पर हाइड्रोलिक का यूज किया जाता है। तो ये डिपेंड को अप्लाई करती है, पास्कल्स लॉ को अप्लाई। अच्छा, उसके वाला क्वेश्चन नंबर 9 देखें कि एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम किसमें मेजर करते हैं, बारोमीटर। इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए, बारोमीटर में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। नंबर 10, आर्किमेड्स प्रिंसिपल इज। अब देखिए आर्किमेड्स प्रिंसिपल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए आर्किमेड्स प्रिंसिपल पे बहुत ज्यादा शिप्स जो होती है ये इस पे इसका काम करती है। आर्किमेड्स प्रिंसिपल में ये होता है कि जब भी लेट सपोज कि लिक्विड है, ठीक है, ये कोई लिक्विड है, ओके, अगर इस लिक्विड में कोई भी यहाँ पर शिप या बोट या जो भी समझ लें, अगर यहाँ पर मूव कर रही है तो
अब देखें यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, यहाँ तो एक तो अपथ्रस्ट फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे कि अपथ्रस्ट फोर्स का, ठीक है, जहाँ हम इसको बायोट फोर्स कहते हैं। तो मेन तो ये इसकी यहाँ पर एप्लीकेशन आ जाती है बायोट फोर्स की, अपथ्रस्ट फोर्स, बायोट फोर्स, तो सरफेस टेंशन का भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट। देखिए अपथ्रस्ट फोर्स जो है ना, ये एक ऐसा फोर्स होता है जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट इस सरफेस वाटर के सरफेस पर या किसी भी लिक्विड के सरफेस पर मूव करता है, तो वाटर वाटर जो फोर्स अप्लाई करता है उस ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, अपथरस फोर्स कहते हैं। जैसे सपोज अगर कोई हेवी ऑब्जेक्ट होता है, अगर किसी भी लिक्विड पर पड़ा रहेगा इस तरीके से, तो यहाँ पर एक फोर्स क्रिएट होता है इसके बीच में, ठीक है, तो वो मेनली फोर्स क्या होता है, अपथरस फोर्स होता है। अपथरस फोर्स का मतलब ये होता है कि जब भी ऑब्जेक्ट वाटर पे होगा तो यहाँ पर एक अपवर्ड फोर्स डायरेक्शन मूव करता है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होता है। दैट फोर्स इज नोन एज सिंपली अपथरस फोर्स, ठीक है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। और यहाँ पर एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है जिसका सरफेस टेंशन का, यहाँ पर सरफेस टेंशन का भी कॉन्सेप्ट आता है। तो अपथरस फोर्स इज सिंपली अ फोर्स that a liquid applies to the object in upward direction. That force is known as upthrust force. So Archimedes principle is related to the viscosity buoyant force to buoyant force. Okay. इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 देखें, अ बॉडी फ्लोट्स। अब देखिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है ये वाटर पर फ्लोट कर सकता है जब उसका वेट, जब उस ऑब्जेक्ट का वेट जो है ये बराबर आ जाए किसके, उसके अपथ्रस्ट फोर्स के, है ना। अगर उसके अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर आ जाता है तो वहां पर फिर ऑब्जेक्ट इस लिक्विड पर क्या करता है, फ्लो करता है। लेकिन अगर ये वेट बढ़ जाएगा अपथ्रस्ट से, अगर ये वेट क्या कर जाए, बढ़ जाए अपथ्रस्ट फोर्स से, तो फिर क्या होगा, तो फिर ऑब्जेक्ट जो है यानी वेट जो है, वेट बढ़ जाए अपवर्ड फोर्स से, तो फिर ऑब्जेक्ट जो है ना वो सिंक कर देता है। तो ये सिंपल चीज है। तो जब भी वेट और अपवर्ड फोर्स दोनों इक्वल होंगे तो वहां पर ऑब्जेक्ट क्या करता है, फ्लोट करता है। लेकिन अगर वेट बढ़ जाए अपवर्ड फोर्स से तो ऑब्जेक्ट क्या कर जाता है, सिंक कर जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 अगेन इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि डेंसिटी डेंसिटी देखे ना, डेंसिटी एक तो डेंसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का यहाँ पर यूनिट केजी पर मीटर क्यूब, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं केजी पर मीटर क्यूब। इसका यूनिट आपको याद होना चाहिए, मास के एम, ये होगा एल पावर -3। तो ये डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी तो केजी पर मीटर क्यूब, मैंने आपको भी बताया, इसका ऐसा यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 14, बर्नौली थ्योरम कंजर्वेशन पर काम करता है, ये तो होता है एनर्जी की कंजर्वेशन पर। इसके अलावा क्या हो सकती है, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस। क्योंकि यहाँ पर बर्नौलीज प्रिंसिपल में ये कंसिडर करते हैं कि जब भी प्रेशर और वेलोसिटी का हम कांस्टेंट रखते हैं तो यहाँ पर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो मतलब अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो मतलब वेलोसिटी डिक्रीज होगी, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो मींस प्रेशर डिक्रीज होगा। देखिए वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो मींस प्रेशर विल बी डिक्रीजेस। तो यहाँ पर बी ऑप्शन प्रेशर डिक्रीज होगा। यार बर्नौलीज प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर वेलोसिटी हाई होगी तो लो प्रेशर, अगर वेलोसिटी लो होगी तो हाई प्रेशर, ओके। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 16 देखें, बर्नौलीज इक्वेशन इज, बर्नौलीज की इक्वेशन क्या होती है। बर्नौलीज इक्वेशन में टोटल एनर्जी का सम जो होता है ना वो पूरा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि बर्नौली इसके बेस पर काम करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस पर। तो यहाँ पर P प्लस रो जी एच प्लस 1/2 PV स्क्वायर, ये पूरा कांस्टेंट के बराबर होता है। तो टोटल सम ऑफ एनर्जी इसके बाद कांस्टेंट होता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये बर्नौली इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, इसकी आ जाती है P प्लस रो जी एच प्लस हाफ PV स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट इक्वेशन यहाँ पर लिखी दी हुई है, इसको अपने पास लिखिए और इसको थोड़ा याद करें, ठीक है। उसके अलावा देखें 17, स्ट्रीम लाइन फ्लो इज आल्सो नोन एज, इसको लेमिनार फ्लो कहते हैं। स्ट्रीम लाइन फ्लो इज आल्सो नोन एज लेमिनार फ्लो। क्वेश्चन नंबर 18, इर्रेगुलर फ्लूइड मोशन। अगर फ्लूइड मोशन इर्रेगुलर होता है तो उसे क्या कहते हैं, टर्बुलेंट फ्लो, क्या कहते हैं, टर्बुलेंट फ्लो। तो ये टर्मिनोलॉजी है, बस आपको नहीं याद होना चाहिए, ओके। इसके अलावा देखिए कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, A1V1 इक्वल्स टू A2V2, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है, ठीक है। तो एरिया V पर वेलोसिटी, तो यहाँ पर ये कांस्टेंट होता है, ओके। A1V1 इक्वल्स टू A2V2, ये होती है कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो यहाँ पे याद होनी चाहिए। इसके अलावा देखें क्वेश्चन नंबर 20, क्या है कि व्हेन एरिया डिक्रीजेस वेलोसिटी इंक्रीज। तो मैंने आपको बताया ना, ये A1V1 A2V2, यहाँ पर ए एरिया V वेलोसिटी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या चीज़ है कि एरिया अगर डिक्रीज होगा, क्योंकि ये दूसरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हम इसको लिख सकते हैं कि A1/A2 इक्वल्स टू
V2 जी तो ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट अगर एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं यहाँ पर। तो अगर वेलोसिटी यहाँ पर एरिया डिक्रीज हो रहा है तो मीन्स वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, वेलोसिटी इज डेज फ्लूइड प्रेशर इंटरनल फ्रिक्शन इन फ्लूइड सरफेस फोर्स या बायोन फोर्स। तो विस्कोसिटी सिंपल ये होता है कि जब भी ऑब्जेक्ट जो है, अगर आप किसी ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर किसी भी चीज़ में हम फ्लूइड को रखते हैं तो यहाँ पर फ्लूइड के अंदर एक प्रेशर यहाँ पर जनरेट होता है फ्लूइड में, है ना। अंदर एक क्या होता है, इसका प्रेशर होता है। अब ये जो अंदर इसके प्रेशर होता है ना, यहाँ पर इन मॉलिक्यूल्स के अंदर बीच में क्या होती है, फ्रिक्शन होती है, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल फ्रिक्शन। दैट फ्रिक्शन सिंपली नोन एज वेलोसिटी, विस्कोसिटी को क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। मतलब विस्कोसिटी एक फ्रिक्शन थी है, लेकिन वो इंटरनल फ्रिक्शन होता है इसमें फ्लूइड्स में। दैट्स व्हाई वी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर ये अब लिख दिया है कि विस्कोसिटी अपोजेस फ्लूइड मोशन। विस्कोसिटी हमेशा अपोज करती है फ्लूइड मोशन को। अगर इस डायरेक्शन में फ्लूइड मूव कर रहा है तो विस्कोसिटी हमेशा अपोज करेगी। ओके, तो ऐसा ही होता विस्कोसिटी इज विस्कोसिटी कैसा है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, याद रखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं। न्यूटन के लिए क्या होगा, एम एल की पावर -2। ठीक है, और सेकंड के लिए क्या होगा, पी वो डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, तो क्या होगा एम स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये एल एल में कैंसिल हो जाएगा, ये होगा एम एल इनवर्स, यहाँ पर P-2, यहाँ पर P1 है तो P कैंसिल हो जाएगा, एम इनवर्स P इनवर्स, एम एल इनवर्स P इनवर्स इसका करेक्ट होगा डायमेंशन फॉर्मूला। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 24, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन vertically upward along liquid surface, downward only inside the solids। मतलब देखिए सरफेस टेंशन होता है ना, सभी को along the liquid surface होता है, क्योंकि सरफेस टेंशन हमेशा लिक्विड के यहाँ पर सरफेस पर होता है, यहाँ पर। ठीक है, तो सरफेस टेंशन यहाँ पर, और सरफेस टेंशन की सिंपल एप्लीकेशन होती है कैपिलरी रिएक्शन। ट्यूब में जो कैपिलरी राइजिंग होती है ना, कैपिलरी राइज, दैट वाज द रीजन बिहाइंड सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से ही कैपिलरी ट्यूब वाला एक्शन होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर अलोंग द सरफेस, अलोंग द लिक्विड सरफेस। ओके, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 भी कर दिया, कैपिलरी राइज ऑफकोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। कैपिलरी राइज होती है ये बेसिकली किसकी वजह से होती है, सरफेस टेंशन की वजह से ही होती है। क्वेश्चन नंबर 26, यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर क्यूब, क्योंकि ये फोर्स पर लिंक है ना। सरफेस टेंशन सिंपल क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ, दैट्स व्हाई फोर्स अपॉन लेंथ, तो ये होगा न्यूटन पर मीटर। तो या फिर आपने कहीं न्यूटन पर मीटर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूटन पर मीटर। ओके, तो 27 डायमेंशन फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन, तो न्यूटन एम एल की पावर -2 और मीटर एल 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 में कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा एम की पावर -2 करेक्ट होगा। इस तरह से डायमेंशन फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, वेंट्रीमीटर। वेंट्रीमीटर यूज टू मेजर फ्लो स्पीड ऑफ लिक्विड, है ना। तो लिक्विड में स्पीड का जो फ्लो होता है इसको इससे मेजर करते हैं, वेंट्रीमीटर में मेजर करते हैं। याद रखिए 12 मीटर में एटमॉस्फेयर कैसे मेजर करते हैं। 29 है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, सो रिलेटिव डेंसिटी सिंपली रेशियो है। रिलेटिव डेंसिटी दो डेंसिटी के बीच में रेशियो होता है, अगर रेशियो होगा तो डेंसिटी डेंसिटी कैंसिल हो जाती है, उसका यूनिट क्या बन सकता है, नहीं, तो कोई यूनिट नहीं बनता। तो relative density means is the ratio between two density, that's why इसका unit नहीं बनेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, 1 पास्कल इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, याद होना चाहिए। okay? तो ये कुछ 30 एमसीक्यू थे जो मैंने आपको बता दिए। तो उम्मीद है कि आपको थोड़े बहुत समझ में आ गए होंगे, तो बहुत ज़्यादा समझ में आ गए होंगे, तो इसके आप अच्छे से प्रैक्टिस करें चैप्टर्स की। ठीक है, फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स, तो स्टैंडर्ड जो प्रेशर है इसको याद रखें आप। और इसमें मेन चीज़ ये है कि टेम्परेचर कन्वर्जन, ये आप थोड़ा देख लें, अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा। टेम्परेचर कन्वर्जन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर कन्वर्जन में केल्विन, ठीक है, इसके अलावा सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ये आप थोड़ा याद कर लेना। टेम्परेचर कन्वर्जन आप थोड़ी देख लें, तो अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा समझा दूंगा टेम्परेचर कन्वर्जन किस कैसे और किस कैसे होती है। ठीक है, तो उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम वही डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ ऑप्टिक्स वाला चैप्टर भी है।
जो हम डिस्कस करेगा कॉस्टिक एंड ऑप्टिक्स दोनों को एक साथ डिस्कस करेंगे। देन बी से आपका चैप्टर रह जाएगा इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन, तो इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन जो है एक ही लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा होगा। थैंक यू।